हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हमारे साथ में है सीएमए गौरांशी चतुर्वेदी, ऑल इंडिया रैंक 39, जो कि अभी दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 39 लेकर आई हैं। आज उन्होंने अपना हमें टाइम दिया है और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी जर्नी कैसी थी। आखिर उन्हें ये ऑल इंडिया रैंक 39 अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उनका क्या मोटिवेशन फैक्टर था। उनकी स्टोरी, उनकी कहानी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है। तो आज हम उनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे और हम देखेंगे कि आखिर ऑल इंडिया रैंक लाने का क्या तरीका है, क्या पाथ है, क्या रास्ता है, ताकि हम ऑल इंडिया रैंक ला सकें। तो हम सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारी प्यारी स्टूडेंट गौरांशी चतुर्वेदी। बच्चे, थैंक गौरांशी, यू सर। बहुत बहुत बच्चे वेलकम है और वेरी मच थैंक यू थैंक यू सर। कि आपने अपना टाइम हमको दिया। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। जी सर। थैंक यू सर। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इस मीटिंग के लिए, इस सेशन के लिए। जी। और मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूं तो माई सेल्फ सीएमए गौरांशी चतुर्वेदी। आई हैव रिसेंटली क्लियर्ड माई सीएमए एग्जामिनेशन विद ऑल इंडिया रैंक 39। और यही हाल फिलहाल का मेरा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रो है। आई एम फ्रॉम जयपुर। आई वॉज बिल्कुल बॉर्न बिल्कुल। एंड बॉट अप इन जयपुर। अच्छा गौरांशी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 21 फेब को जब आपका रिजल्ट आया और आपने वो रिजल्ट देखा, एक जैसे बॉम्ब फटा, ऑल इंडिया रैंक 39, तो उस वक्त आपकी कैसी फीलिंग थी और घर में क्या माहौल था, पेरेंट्स उन सबका क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी थी? सर मैं मतलब मेरे बताऊँ, मैंने मेरा रिज़ल्ट खुद नहीं खोला था। मेरे पापा के पास किसी का स्क्रीनशॉट आया था कि आपके बच्चे का हो गया है, तो ही वाज़ वेरी हैप्पी। ओके। और मैंने अपने पापा को पहली बार लाइफ़ में ऐसे रोते देखा कि खुशी के आँसू थे उनके कि मेरा बच्चा बन गया। तब जी। तक सर रैंक का पता नहीं था। तो लास्ट टाइम जो रैंक गई थी वो 405 पे लास्ट गई थी। तो ओके। माय फादर वाज़ एक्सपेक्टिंग रैंक फ्रॉम मी। उस टाइम पे जब उनको स्कोर पता चला तो वो सोच रहे थे कि तुम्हारी तो रैंक होनी चाहिए। तो मैंने कहा अभी तक तो पता नहीं, आई नहीं है रैंक लिस्ट, तो देख के बताते हैं। फिर मेरी मदर मेरे साथ नहीं थी इस बीच में, वो कोटा थी क्योंकि मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। ओके। और तो उस टाइम पीरियड पे मैंने उनको कॉल किया तो वो भी बहुत रो रही थी। और मतलब ये चीज़ मुझे फिज़िकली इन पर्सन फ़ील करनी थी, पर ठीक है, वर्चुअली फ़ील की मम्मा का जो रिएक्शन था। बट शी वाज़ क्राइंग आउट लाउड। और उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया कि इतने पे तो रैंक आ जाती है। तो मैंने कहा अभी तक तो मुझे नहीं पता। फिर नेक्स्ट कॉल मैंने किया कि हाँ, वास्तव में रैंक आ गई है। तो सब खुश थे। बहुत बहुत सालों बाद इतनी खुशी मिली थी, तो क्योंकि मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद मेरे को ये रैंक मिली है। तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स कितने खुश थे। अच्छा, चलो। जैसा, देखो, सबसे पहली बात तो गौरांशी, खैर अब आप सीएमए बन चुके हैं, आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर बन चुके हैं और आपको जी अब सर। ये भलीभांति ये बात पता चल गई है कि वैसे तो देखिए, हमारे पेरेंट्स अगर कभी भी रोज आए या कभी भी टेंशन में आ जाएं हाँ, तो हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बट ये एक ही ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर पेरेंट्स की सर, आंखों में आंसू आ रहे हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि खुशी हो रही क्योंकि है। वो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि हमारा एक प्राउड मूवमेंट है जो हमारे फैमिली के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत यस बड़ी सर। बात है बच्चे, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। अच्छा गौरांशी, जैसा कि आपने अभी बोला कि सर इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए थे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही है कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, तो आखिर कितने जी अटेम्प्ट्स लगे और क्यों लगे, क्या जर्नी रही आपकी? ओके सर। सर स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट लेवल फाउंडेशन एंड इंटर मेरा फर्स्ट शॉट में क्लियर था विद सेल्फ स्टडी। तो ओके। मुझे फाइनल में रिस्क नहीं लेना था। कि मुझे लग रहा था अटेम्प्ट से तो डर सभी को लगता है सर, तो मुझे बिल्कुल ये था कि मैं एक जगह से अच्छी कोचिंग ले लूँ, उसके बाद मैं अपना फर्स्ट शॉट में फाइनल क्लियर करूँ ताकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सही रहे। बिल्कुल। बट सर अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा। मैंने कोचिंग क्लासेस ली, कुछ पेन ड्राइव्स ली, कुछ ऐप्स से ली और कुछ सेल्फ स्टडी भी की। बट उस टाइम ऑनलाइन अटेम्प्ट में सर मेरा फर्स्ट पेपर ही 3 बार अटक चुका था। फर्स्ट टाइम मेरी स्क्रीन हैंग हो गई और 15 मिनट के लिए उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। तो उन्होंने मेरे को सेकंड जब सिस्टम पे बिठाया तो वो ऑटो अपडेशन पे चला गया। तो इट वाज़ वेरी अनलकी डे फॉर मी। आई थॉट सो। अ, फिर सर थर्ड सिस्टम दिया तो मैंने उनसे बोला कि मेरा हाफ एन आवर वेस्ट हो चुका था, तो मैं आई डिमांडेड माय टाइम फ्रॉम देम कि मेरा जो वेस्ट हुआ है वो तो आप मुझको देना चाहिए। तो उन्होंने उस वक़्त तो हाँ कर दिया कि हम दे देंगे। आफ्टर दैट मुझे कोई टाइम पीरियड नहीं मिला। तो
मेरे को ये समझ आ गया था कि इसमें मैं पास तो हो जाऊंगी, 40 से 45 के बीच में मेरा स्कोर रहेगा, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि 16 मार्क्स का पेपर मेरा छूट चुका था उस टाइम लॉक की वजह से। तो सर वो फिर थर्ड डे एसएफएम का पेपर था सर, तो उसमें से यू वोंट बिलीव कि मेरे 10 क्वेश्चन सेक्शन सी में से उड़ गए थे। कोई भी बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि सर वो पूरे सेंटर में 2 ही बच्चों के साथ हुआ। सबसे पहले मेरे पास वाली के साथ हुआ, तो वो उठ के चली गई थी। तब मैंने सोचा कि मुझे उठ के तो नहीं जाना, अब आ गए हैं तो क्या फायदा, अगर उठ के भी जाओ तो भी फेल होना है। और अब जब आप आधा पेपर कर चुके हो तो उठ के जाना बेवकूफी लगी, तो मैं वहीं पे बैठी बैठी करने लग गई कि ठीक है, मेरे को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। तो सर मैंने वो पेपर दिया, पर मुझे लग रहा था कि मेरा ये भी हो जाएगा, इट्स ओके। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बस 2 ही दिन मेरे साथ ये वो रही। आई फ्लंक्ड इन दैट अटेम्प्ट, और मेरे पैरों तले जमीन खिंच गई, क्योंकि पहली बार ही फेलियर देखा था सर। उससे पहले तो स्कूल में, कॉलेजेस में कहाँ देखने को मिलता है, और उसके बाद सेल्फ स्टडी से दोनों स्टेजेस क्लियर हो गए थे, तो सबको एक्सपेक्टेशन भी थी कि ये भी हो ही जाएगा। मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा थी कि ठीक है हो जाएगा ये, पर हुआ नहीं। तो एक डिसअपॉइंटिंग फेस जब अपन पेरेंट्स का देखते हैं तो वो बहुत हार्ट रेंचिंग होता है सर। बहुत ही बुरा लगा मेरे को उस वक्त तो। और मेरा रिजल्ट उस टाइम पे भी मेरे से पहले किसी और ने खोल लिया था, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई बताने की कि मेरा क्या रिएक्शन रहेगा। आफ्टर दैट मतलब जो लोग बोलते हैं कि हमें भूल जाना चाहिए, ये चीज बहुत सही बोलते हैं कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ कि आपके अटेम्प्ट लग गए, ये भूल जाना चाहिए। भूलना मुश्किल होता है सर, बट जितना हम लोड लेके चलते हैं दिमाग पे, इस उससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती है। बिल्कुल। बजाय इसके हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी अब क्या रखनी है। तो सेकंड अटेम्प्ट लगने का मेरा यही कारण था कि मेरे दिमाग में और दिल में कहीं ना कहीं सर डर बैठ गया था कि अब शायद ना हो पाए, कि एक बार आई हैव फ्लंक्ड, तो अब कैसे होगा, अब क्या करूं। क्योंकि एक ऑनलाइन दिया, अब मुझे ऑफलाइन के हिसाब से प्रिपरेशन करनी थी, हम्म, क्योंकि सेट पैटर्न नहीं था। एक कारण ये भी था सर कि सेट पैटर्न नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट टाइप का हूँ, तो वो बैचेस पे हुआ है, कोई माने नहीं माने। बट फिर सर मैंने दिया, तो तब भी सर एक एक पेपर में, मतलब ग्रुप थर्ड में एक पेपर कॉस्टिंग में आई फ्लंक्ड, एंड ग्रुप फोर्थ में जीएसटी में आई फ्लंक्ड। तो उधर भी मेरा नहीं बैठा। आफ्टर दैट थर्ड टाइम मेरी मम्मी ने बोला कि हो सकता है बोथ ग्रुप दे रहे हो इसलिए नहीं हो पा रहा हो, तो मैंने आई गो फॉर सिंगल ग्रुप। फिर जब थर्ड ग्रुप दिया सर मैंने, उस टाइम पे आई वाज पास्ड इन ऑल दी पेपर्स, बट फ्लंक्ड इन एग्रीगेट अगेन। फिर सर मेरा मॉरल काफ़ी डाउन हो चुका था, तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। अब ऐसा था कि देना तो है, छोड़ना तो नहीं, क्योंकि सर मैं ये प्रोफ़ेशन ज़रूर छोड़ देती, पर ये प्रोफ़ेशन मेरे दिमाग से कभी मुझे नहीं छोड़ता। कि बिल्कुल। मुझे हमेशा ही रिग्रेट रहता सर, कि है ना, मैं कहीं घुसी थी, मैंने अपने लिए कुछ चूज़ किया था, पर मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैं बाहर आ गई या मैं निकल गई। तो मुझे ये सिचुएशन में नहीं आना था, पर मैं ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में थी। पर मैंने कोशिश की कि है ना इस बार देती हूँ। इस बार मेरा ये था कि मेन स्ट्रीम में इसको वास्तव में मेन ही प्रोफ़ेशन के तौर पे रखूँगी। इसके बाद अगर मेरा नहीं होता है, तो मैं किसी और पे स्विच कर जाऊँगी, पर ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। देती तो मैं रहूँगी जब तक नहीं निकलेगा। तो इस बार सर टाइम भी 2 महीने ही था, क्योंकि एग्ज़ाम्स मतलब रिज़ल्ट से और दिसंबर अटेम्प्ट में, क्योंकि 26 सितंबर को रिज़ल्ट आया था। आफ्टर दैट 10 दिसंबर से था, तो अक्टूबर-नवंबर बीच में 2 ही थे। ठीक है। और जब थर्ड टाइम सर मेरा रिजल्ट आया था, तब मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो एक अजीब-सा माहौल था, वो चीज़ मेरे दिमाग से निकलती नहीं है सर, पता नहीं क्यों? तो बहुत मातम में मातम पसर गया मैं कहूँ। तो तो मेरे मन में कहीं न कहीं डर बैठ गया था कि 3 बार नहीं हुआ तो अब 4th टाइम कैसे होगा? ठीक है। बट मुझे ऐसा था कि, पर मेरे पापा को हमेशा था कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारा सच में हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि वास्तव में तुम्हारा हो जाएगा। और मेरी जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो यूट्यूब टीचर्स का रहा है हमेशा से, क्योंकि सेल्फ स्टडी से इतना पॉसिबल नहीं हो पाता सर। ठीक है, जो रिविज़न लेक्चर्स आप डालते हैं, और सच में सर काबिल-ए-तारीफ़ रहते हैं आपके लेक्चर, जिसमें आप वो मूवीज़ की एक्टर्स को यूज़ कर के एक स्टोरी बना-बना के जो हमें पढ़ाते हो, वो बहुत सबसे अच्छा पार्ट रहता है। जैसे मोटू पतलू और ये सलमान भाई, ये सब बहुत अच्छा रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि सारे दिन की थकान भी उतर जाती है कि हाँ, कुछ तो है। बाकी लॉ सर कोई इस तरीके से पढ़ाता नहीं है जनरली। और सर आपका जो मैंने वीडियो देखे हैं कि एमसीक्यूज़ पे जो आते हैं, वो पास्ट पेपर्स के बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत क्विक रहते हैं, कि एग्ज़ाम से पहले हम गो थ्रू कर सकते हैं उसे। 20-20 मिनट्स की वीडियो, 25, ये बहुत हेल्पफुल रहा मुझे। और भी काफ़ी टीचर्स रहे हर सब्जेक्ट के, जिनकी मैंने मैराथन देखी। तो जीएसटी में विवेक गाबा सर की,
उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। और डीटी में जैसे विजय साडा सर के फास्ट ट्रैक्स जो हैं, सबने मतलब केस में भी यूज़ है। तो सर ये मेरी जर्नी में यूट्यूब टीचर्स का तो खास तौर पर बहुत बड़ा योगदान रहा है, अगर मैं कहूँ तो। इट वाज़न्ट पॉसिबल विदाउट ऑल ऑफ देम। देखिए स्टूडेंट्स, गौरांशी की जो जर्नी है वो एक्चुअली में देखा जाए ना तो सिर्फ गौरांशी की जर्नी नहीं है। और मैं ये रियल में बोल रहा हूँ, मैं ये कोई डायलॉग बाजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली में बोल रहा हूँ। क्योंकि इसमें मैं 3 पॉइंट आपको ऐड करना चाहूंगा। पहला, जब हम किसी कोर्स को एक बार पढ़ चुके होते हैं और बाय चांस अनफॉर्चुनेटली हमारा लक नहीं था या कुछ भी नहीं था, और अगर वो हमसे क्लियर नहीं हुआ और सेम कोर्स जब हमें दोबारा पढ़ना होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना उस सेम कोर्स को, तो हमें लगता है कि यार ये मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, और फिर भी मैं यस सर। पास नहीं कर पाया इसको। तो अब मैं दोबारा से ऐसा क्या कर लूं कि यार इसमें कुछ नया ढूंढ लूं या नया तरीका ढूंढ लूं, नई कोई स्ट्रेटेजी बना लूं। कोर्स तो सब कुछ सेम है। और दूसरा, आप देखिए बच्ची ने, गौरांशी ने सब कुछ एक बार पहले क्लासेस ली, वो एक अलग है, वो अटेम्प्ट उनका निकल गया, उसमें उनका क्लियर नहीं हुआ, वो लक खराब था उस वक्त। लेकिन उसके बाद में बच्ची ने खुद ने अपना सेल्फ स्टडी करा है, यूट्यूब से पढ़ाई करी है, और उसके बाद में जाकर वो क्लियर करी है। तो आप सोचिए, 3 अटेम्प्ट दिए बच्चे ने, 3 अटेम्प्ट दिए, घर में डेथ भी हो गई और काफी ऐसा माहौल भी रहा, और खुद को मोटिवेट करा ना, कोई सपोर्ट करा। फैमिली मेंबर्स का हमेशा सपोर्ट रहता है और वो बहुत जरूरी भी है कि सपोर्ट मिलना चाहिए, बट एकेडमिक सेंस में देखें तो और किसी का ऐसा खास कोई सपोर्ट नहीं रहा, तो बच्चे ने खुद को मोटिवेट किया। और मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, मैं यस। खुद एक वक्त पे मैंने यूपीएससी निकाला था, यूपीएससी प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में रह गया। तो जब भी कोई बच्चा पढ़ता है ना, उसकी जर्नी मुझे ये पता है कि वो 2 से 3 या 4 दिन तक मोटिवेट रहता है, लेकिन 5वां दिन जी ऐसा आता सर। है कि वो बाय डिफॉल्ट डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन गौरांशी ने जो बात बोली कि अगर आप अपने सिर पर ये बर्डन रखोगे या नेगेटिव एक इमेज लेकर चलोगे कि मेरा पहले नहीं हुआ, तो ये सिर्फ आपका लॉस करने वाला है। आपको सिर्फ अपने लिए अपनी एक नया सक्सेस स्टोरी लिखनी है, आपको वो माइलस्टोन देखना है कि मुझे किसी भी तरीके से अचीव करना है। तो बहुत ज्यादा सच में मोटिवेटिंग स्टोरी है। अच्छा गौरांशी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसे जी नॉर्मली ये सर। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में होता है कि अगर उनको सही रिजल्ट नहीं मिला या नेगेटिव रिजल्ट आ गया, वो फेल हो गए किसी भी वजह से, उसके बाद में जैसा आपने बताया बच्चे बहुत ज्यादा होप खो देते हैं, डीमोरलाइज हो निराश हो जाते जाते हैं। हैं ना, यस। डिमोटिवेट हो जाते हैं। यस और सर। उस वक्त क्या होगा वो मोटिवेशन फैक्टर? आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या था? आप 3 अटेम्प्ट तक नहीं निकाल पाए, लेकिन 4th अटेम्प्ट में आपने जो ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 में लेकर आए, ऑल इंडिया रैंक 39। तो अब आपके वो जो पुराने 3 अटेम्प्ट हैं वो सब धुल गए हैं, क्योंकि अब हाँ, आप पाप धुल गए। आप धुल चुके हैं। अब आपके हाँ, आपको मैंने भी इतना यही फील किया। अच्छा कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है ना। अब आप जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, और अपना जब मार्कशीट उनके सामने रखोगे, उसमें ऑल इंडिया रैंक 39 होगा, तो वहीं जी पर सर। आपकी एक अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा। तो आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या था बच्चे? सर मेरे फादर सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर हैं। सर मेरे फादर ने एक टाइम पे जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया था। तब वो ओके। कॉस्टिंग में 7 मार्क्स से रह गए थे। ठीक है, मतलब जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई सर, आप यूपीएससी में प्री क्लियर, मेन क्लियर या इंटरव्यू में रह जाते हैं, वैसा हाँ। उनके साथ बहुत रहा है। तो सर कहीं ना कहीं मैंने तो कॉस्टिंग को फील्ड ही बना लिया था अपनी। पर मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि समय समय वाली बात होती है, कि अभी नहीं निकल रहा है इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि सर मैंने माइंड में मेरे बैठ चुका था कि शायद अब ना निकले। कहीं न कहीं डर बैठ गया था, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये एक फ़ेज़ है, समय वाली बात है, अभी नहीं निकल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं निकलेगा। तो पीछे का छोड़ो और अब आगे की देखो कि अब आगे क्या करना है तुम्हें, अब आगे कैसे पढ़ना है। सर मैंने एमटीपी, आरटीपी भी सॉल्व की उस टाइम पीरियड पे, कि मेरा उस 3 घंटे के अंदर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और सर लास्ट टाइम तो मैं बहुत, मतलब डिफ़रेंस हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो, पर 13 मार्क्स के एग्रीगेट से मैं रही थी। तो मुझे ऐसा था कि इतना करीब तो आ गया, मतलब कर तो सकते हैं। बिल्कुल। हो नहीं रहा वो एक अलग बात है, चांस की बात है ये तो। पर कोई बात नहीं, लास्ट था सर सिलेबस 2016 का, तो मेरे को ये था एक बार और अच्छे से करके एक बार निकाल ही दो, नहीं तो फिर साइडलाइन चलेगा और मैं कुछ और चूज़ करूँगी अपने लिए। और ये इतना मेन नहीं रख सकती, अब मैंने बहुत टाइम दे दिया। तो नहीं, पर सर भगवान ने सुनी, मेरा हो ही गया ये। नहीं नहीं, ये बिल्कुल। रहा सर।
देखिए दोनों चीज है बच्चे, आपका लक तो देखो हर किसी का मैटर करता है, वो तो होता है बंद सर, कर बहुत दिया गलतियाँ जाए। हमारी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लक तो है ही सर, लक लक तो है ही, फैक्टर तो है ही, बट देखो पर मेहनत बहुत होती है हमेशा। मेहनत जो तो आपका लक होता है ना, वो कभी भी किसी भी पर्सन के लिए, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, इवन बिजनेस में, प्रोफेशन, हर जगह पर जी सर। आपका 100% कभी भी नहीं होता है, उसका रेशियो होता है। और ज्यादातर आप देखोगे तो मेहनत का रेशियो ज्यादा होता है। हम यस सर। नॉर्मली ये लेकर चलते हैं कि मेहनत आपकी 60 या 70% है और लक आपका 30 या 40% है। 30%। तो बच्चे जी ये तो सर। आपकी मेहनत है। और मैंने जैसा बोला, बहुत अच्छी बात आपने बोली, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब कभी कोई स्टूडेंट अगर नहीं हो पाता है पास, किसी भी रीजन की वजह से, तो उसका जो सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम होता है वो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं। अगर मेंबर्स होते हैं, फैमिली क्योंकि मेंबर उनके सिर पर हाथ रख दें, उनके कंधे पर हाथ रख दें, तो बस फिर वो अपनी टेंशन वही भूल जाता है, फिर वो और भी ज्यादा एनर्जी डेडिकेशन के साथ में स्टार्ट हो जाता है। और उसका रिजल्ट बच्चों हमारे सामने है। देखो गौरांशी सीएमए बन चुकी है, और बहुत अच्छी रैंक के साथ में बनी। क्योंकि अच्छा, अल्टीमेटली सर पेरेंट्स की खुशी मैटर करती है। मैटर वो करती बहुत कुछ दे चुके होते हैं और रिटर्न में हमारे पास देने को सच में कुछ नहीं होता। और अभी भी मैं अगर यहाँ हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, या मैं अगर मैंने सीए में बन भी गई, तो सब उनकी बदौलत है है। सर। बिल्कुल बिल्कुल। बिना उनके पॉसिबल नहीं था, बिना टीचर्स के पॉसिबल नहीं था। बहुत मतलब जिस वे में आप लोग हेल्प कर रहे हो सर, यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल के, आपको नहीं पता आप किस वे में बच्चों को क्या प्रोवाइड करा रहे हो। अब किसी को वैल्यू है या नहीं है ये अलग मैटर है सर, पर वो जो एफर्ट्स है, सैल्यूट है सर उसको सच में, क्योंकि कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नहीं और कर सर मैं पाते। एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जैसे एक बार तो क्लासेस ले ली, जी अब अगर हम ये सोचते हैं कि ठीक है 8 सब्जेक्ट है तो कोई एक टीचर खराब होगा, 2 टीचर खराब हो गए, तो आप उस क्लास पे शिफ्ट कर जाओ ना, आप स्विच कर जाओ। लेकिन हर क्लास तो खराब नहीं होगी, आप वापस उसको खरीदोगे उतना ही 100, 110, 200 आवर्स का जो ड्यूरेशन रहता है, आप वापस उसको पढ़ोगे। फिर किसी और टीचर की स्ट्रैटेजी अलग होती है, पढ़ाने का वे अलग होता है, नोट्स सब सर वही टाइम आप वापस लगाओगे, इससे तो जो आपने पढ़ा है पीछे वही पढ़ लो, तो शायद वही रिवाइज। 60% तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल 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 ये भी बिल्कुल हेल्प सही बात करता है बोली सर। आपने। अच्छा गौरांशी, इसमें जैसे मैं एक चीज, और हालांकि आपने इसका आंसर कहीं ना कहीं पहले दे दिया है, फिर भी मैं इसको स्पेसिफिकली एक बार और पूछना चाहूंगा कि जैसे लॉ सब्जेक्ट है, देखिए जी सर। कॉस्ट सीएमए कोर्स के अंदर दो चीजें देखी गई हैं, और ये मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। मैंने दो चीजें ये नोटिस करी हैं कि एक तो जो सीएमए का बच्चा है, उसका ऑलरेडी जो इंटरेस्ट होता है वो प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा होता है, तभी जी वो सर। सीएमए या सीए कर रहा है, अदरवाइज वो सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर कर, रहा होता, हाँ, जी है सर। ना। तो पहला तो उसका प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा रहता है। अच्छा दूसरा, एक उसके माइंड में ये रहता है कि यार मैं जब सीएमए बन जाऊंगा, तो उसके बाद में तो मुझे कॉस्ट ऑडिट करनी है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट वाला काम करना है, मुझे थोड़ी ना लॉ की फील्ड में जाना है। लेकिन जी एट द सर। एंड बात तो वही आती है कि अगर डिग्री हाथ में चाहिए तो लॉ सब्जेक्ट को क्लियर तो करना पड़ेगा। जी और सर। दूसरा, आपके पास में 8 सब्जेक्ट हैं, अब उन बाकी के 7 सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर करके ऑलरेडी माइंड पे इतना ज्यादा बर्डन ले चुके हो, पढ़ाई अपने इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो लॉ की आखिर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? सर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि जब हमारे पेपर होते हैं तो इतना टाइम मिलता नहीं है। वैसे थैंकफुली लॉ का पेपर फर्स्ट होता है तो उसके लिए 2-3 दिन मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम पीरियड में शॉर्ट नोट्स ही हेल्प करते हैं। आप अगर पूरी बुक लेके बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है सर। तो जब टीचर्स पढ़ाते हैं उस टाइम पे मेरे तो शॉर्ट नोट्स जो है वो रेडी थे, तो मैंने तो वही पढ़ के और उसी से निकाल सकते हैं सर। क्रक्स जो है वो केस लॉज जो है, उनके जी क्रक्स याद कर करके उसी से ही सर लॉ कंप्लीट की जा सकती है। एंड मोमेंट पे आप बुक लेके नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देखो इसीलिए नॉर्मली हम मैं अपने स्टूडेंट्स को ना लगातार कंटिन्यू एक बात बोलता रहता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को लगा, जैसे हमने ये अपना रूल बनाया हुआ है अपने यहाँ पर कि जब भी कोई बच्चा अगर क्लासेस ज्वाइन कर रहा है तो हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं उसके थ्रू आउट द कोर्स। जी सर। टेस्ट ले रहे हैं उसके स्टार्टिंग डे से और एग्जाम डे तक, तो उससे उसके फायदे होते हैं। पहला फायदा ये हो जाता है कि एक तो वो एनवायरनमेंट को फील कर लेता है कि उसका जो जी सर। एग्जाम का एनवायरनमेंट है, अदरवाइज वो डायरेक्टली एग्जाम में जाकर बैठेगा तो थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है वहां पर। और दूसरा ये होता है कि लॉ जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, आप उसे पढ़ोगे 5 से 6 7, अगर बहुत अच्छी मेमोरी है 9 दिन तक 10 दिन तक आप याद रख लोगे, फिर वो माइंड से धीरे धीरे गायब होने लगेगा। जी तो जितना ज्यादा रिवाइज हो उतना बेस्ट है। और स्टूडेंट्स देखिए,
बहुत अच्छा सजेशन, बहुत अच्छी एडवाइस दी गौरांशी ने कि जब भी आप क्लासेस को पढ़ रहे हैं उसी वक्त अपनी एक नोटबुक लीजिए और उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको शॉर्ट में अपने खुद के नोट्स बनाइए। क्योंकि एक्चुअली में ये बात सही है कि जब आपका एग्जाम होगा, जब जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप पूरी बुक को लेकर बैठोगे और फिर पूरा बुक रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ पावाजी बन जाएगा आपका पूरा। इसलिए अगर आपके बिल्कुल शॉर्ट मैस्ड अप नोट्स, हो जाता है। हाँ अगर आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हैं तो इससे फायदा आपका ये हो जाएगा कि जल्दी जल्दी चीजें आपके माइंड में, क्योंकि कंसेप्ट आप क्लिक ऑलरेडी करते क्लियर कर जाएंगे। चुके हो। जी कंसेप्ट तो सर। आपका ऑलरेडी क्लियर है, बस उस वक्त तो आपको जल्दी से रिवाइज करना है। तो जी बिल्कुल सर। सही चीज बोली। अच्छा गौरांशी, एक और बच्चों का ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और वो एक जी क्वेश्चन ये सर। बहुत ज्यादा आता है कि सर हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? क्या कोई स्पेसिफिक है कि मैं 15 घंटे ही पढूं, 18 घंटे ही पढूं, 12 घंटे ही पढूं, 10 घंटे पढूं? तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके लिए? सर मैंने आवर वाइज स्टडी तो कभी नहीं की, ऐसे टाइम बाउंड स्टडी मैंने कभी नहीं की, मैंने हमेशा टारगेट बेस्ड स्टडी की है, क्योंकि सर कभी कभी नहीं होता था मन, सीधी सी बात है, नहीं होता था, नहीं बिल्कुल तो मैं, मेरा मन नहीं है तो आप मेरे को नहीं ही पढ़ा सकते, फिर तो बिल्कुल लगेगा ही सही। नहीं। तो मैं, मेरा हमेशा टारगेट रहता था कि आज मुझे कॉस्ट ऑडिट का 3 चैप्टर्स करने हैं, तो फिर मैं उस टारगेट के साथ ही करती थी। टाइम बाउंड स्टडी मैंने कभी नहीं की। नहीं ये देखिए, मैं, मेरे पास में जब बहुत सारी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की और वो बोलते हैं सर क्या मैं इतने घंटे पढ़ लूं, इतने घंटे पढ़ लूं, इतने घंटे पढ़ लूं, तो उसमें हमारा यही जवाब होता है कि सिर्फ सीएमए कोर्स नहीं, या कॉमर्स के जो 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए, सीएस, सीएमए, सिर्फ उनकी भी बात नहीं करूं। इवन अगर आईआईटी, जो कि एक्चुअली में हार्ड है, बिलीव करना पड़ेगा हमें, या यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये जो कर रहे हैं, कोई भी टाइम बाउंड स्टडी नहीं करता है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसका वजह ये होता है, जब आप अपना एक टाइम सेट कर लोगे ना कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, एक्चुअली में आप उस 5 में से पढ़ते सिर्फ 2 या 3 घंटे ही हो। 3 घंटे बाकी के ही हो। 2 घंटे आपके बेकार हो रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। बट आप अगर प्रोडक्टिव आपने अपना स्टडी कितनी कर रहे हो ये मैटर करता है। सेल्फ, बिल्कुल आप टारगेट को मैं कर लो कि आज मुझे ये सब्जेक्ट के या इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर करनी है और स्कैनर उसका सॉल्व करना है। अब जी आप बहुत ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई करोगे क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना है। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी एडवाइस है, अपनी आवर वाइज आप स्टडी ना करें, बल्कि आप ये देखें कि मुझे मेरा टारगेट आज का अचीव करना है, तो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। अच्छा गौरांग जी, एक और क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर। जैसा कि देखो, रिजल्ट आया आपका 21 फेब को, जी और सर। बच्चे अभी जून 2024 के जो अटेम्प्ट है वो 11 जून से स्टार्ट। जी सर। मोटा मोटी अगर हम देखें तो 3 साढ़े 3 100। है ना टाइम। हाँ। हाँ बिल्कुल। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर अब तो टाइम कम रह गया, क्या हम इसमें कर लेंगे? वो आधा तो नेगेटिव खुद ही हो चुके हैं, 50% नेगेटिविटी वो अपने अंदर लेकर आ चुके हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं बचा। जबकि आपने अभी जब पहले एक सवाल का जवाब दिया तब आपने बोला कि लास्ट टाइम कि आपके पास में सिर्फ दो 2 ही महीने महीने बचे थे, और उस दो क्योंकि महीने सर 2 महीने के अंदर 26 घर अक्टूबर में को आया एक था। आपका थोड़ा डेथ वाला माहौल हो हाँ। गया था, तो उसमें भी थोड़ा सा वो हो जाता है। इवन आपका शायद उस टाइम पे दिवाली भी त्योहार था, तो थी, उसमें भी और थोड़ा शादियां भी थी शादियां थी, टाइम वेस्ट हो घर जाता में। है। हाँ। इसका आप क्या बोलना चाहोगे बच्चों को, कि क्या बच्चों के दिमाग में ये जो नेगेटिविटी है टाइम को लेकर, इस पे क्या बोलना चाहो? सर ये माइंडसेट और थॉट प्रोसेस की बात होती है, जैसे सर मेरा और मेरे पापा का भी यही है वैसे तो, और वो भी मेरे से कहते हैं शादियां तो होती रहती है, और हम्म, सर ये फैक्ट है, सच में मैं भी यही मानती हूँ कि इनकी तो होके चली जाएगी। आप अपना देखो ना, बिल्कुल आप सही। अपना देखो। तो मैंने भी यही किया सर कि दिवाली वाले दिन भी इवन मैंने पढ़ाई की है। बोलना तो ओके। क्या है, दिवाली तो मननी नहीं थी सर, तो मैंने हाँ सोचा मननी तो है नहीं इस बार, तो कोई बात नहीं, किताबों के साथ मनाते हैं। तो इस बार वाक़ई मैंने मैंने मेरी दिवाली ही किताबों के साथ ही मनाई है। और उसके बाद सर ये सब चीज़ें अगर आप माइंड में, टाइम मैनेजमेंट सर सबसे बड़ी चीज़ है। आप इतना टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हो, उसके बजाय आप उसको लगाओ ना पढ़ने में। क्योंकि मैंने फिर उस हिसाब से सर अपना टारगेट बनाया था कि इतने दिन मेरे पक्का वेस्ट होंगे, ये तो तय है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले। तो मैंने उस हिसाब से ही पढ़ाई की थी कि इतने दिन वेस्ट होंगे, अब आपके पास इतने दिन बच रहे हैं, अब कर लो कैसे करना है, इस हिसाब से देखिए पढ़ाई की थी। बिल्कुल सही बात है गौरांशी की। मेरे भी स्टूडेंट से ज्यादातर यही बोलता हूँ कि बच्चों ये माइंड सेट है, अगर आप सच में डेडिकेशन के साथ में स्टडी करोगे ना, तो 3 महीने 2 महीने का टाइम काफी है।
अगर आप सच में अच्छे से पढ़ाई करोगे, अपना टारगेट प्रॉपर सेट करोगे, अपना एक टाइम टेबल बना लोगे, मुझे ये टॉपिक्स इस दिन तक क्लियर करने हैं, फिर मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, खुद के टेस्ट सीरीज करनी है, तो उससे जाकर आप बहुत अच्छी तरीके से अपना मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। हमारे सामने इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है गौरांशी, जो कि ऑल इंडिया रैंक 39 क्योंकि विनर। हर अटेम्प्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ नया रहेगा। कभी डेथ भी होगी सर, कभी किसी की शादी भी होगी, फंक्शंस भी होंगे, दिवाली भी आएगी, होली भी आएगी। पर ये पार्ट है सर, कभी कुछ साल छोड़ दो, आगे दिवाली दिवाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच गौरांशी, आपने इतने सारे हमें, हमारे स्टूडेंट्स को, सबसे पहली बात तो आपकी जो स्टोरी है वो इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है। मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को बोल सकता हूं कि जब बाकी स्टूडेंट्स हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे तो बहुत हद तक वो खुद को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है कि 3 अटेम्प्ट निकल गए और उसमें आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो, और उसके बाद में आपने ऑल इंडिया रैंक अचीव करी है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरांशी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया और अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी एडवाइस हमारे स्टूडेंट्स को शेयर करें। और हम पूरा मोहित बंसल क्लासेस आपको कांग्रेट्स करता है, बधाई देता है, और सो हम मच पूरी सर। ये प्रे करते हैं बच्चे कि अब आपकी आगे की जो सीएमए की जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो, बहुत ही ज्यादा एंजॉइंग जर्नी हो, और आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगना चाहिए, क्योंकि जब आपके मार्कशीट पर एआईआर लिख जाता है तो बाय डिफॉल्ट आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, कंपनी के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ जाती थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर इनवाइटिंग। और मेरा तो ये पहला ही सेशन है, मैंने कभी ये सब पब्लिक स्पीकिंग का तो सर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हालांकि इधर तो आप ही है, पर है। अच्छा लगा सर आपसे इंटरेक्ट करके। बहुत मुझे बिल्कुल, भी। अब तो आपको बच्चे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हाँ अब। अब तो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी जगह पे कॉल किया जाएगा, बहुत सारी जगह पे बुलाया जाएगा, उसके बाद में इवन जब आप कंपनी के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे तो एक, मैं वो समझता हूँ 6 महीने या 8 महीने के बाद में हमें एक नई ही गौरांशी देखने को मिलेगी, जो हमसे ज्यादा कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती होगी। सर चलिए, थैंक यू सो थैंक मच यू वेरी मच फॉर गौरांशी, इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।